अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। शेख रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बनते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाले जो फैसले हैं वो शेख रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले मीडिया पर आकर इसका ऐलान कर देते हैं। और यही वजह है कि एक अहम तरीन मामले पर शेख रशीद अहमद साहब को बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली परवेज़ खटक साहब से डांट पड़ेगी भरे मजमे में। उन्होंने कह दिया कि भाई तुम क्या हर वक्त जाके मेरे हवाले से मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करते रहते हो, मेरे मामलात में आज के बाद टांग अड़ाई तो फिर पीटीआई की किसी भी तकरीब के अंदर, किसी भी इजलास के अंदर मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। और इस बात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स इससे पहले भी कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो ऑन रिकॉर्ड जब इक़्तिदार में थे उस वक्त भी और उसके बाद भी इस बात का इज़हार करते रहते हैं कि यार शेख रशीद तो जान छुड़ाओ, ये तो मेरी जान का अजाब हो गया। और इस शदीद तरीन रद्दमल के बावजूद शेख रशीद अहमद साहब हैं कि वो बाज ही नहीं आ रहे, वो मुसलसल अपनी रविश पे कायम है। पीटीआई ने एक इजलास किया जिसके अंदर उन्होंने मुमकिन तौर पर इस बात पर गौर किया कि इमरान खान साहब, ये जो इंडिया में बातचीत चली है ये नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ के हवाले से, उस पर एक उन्होंने नमूस रसालत रैली के हवाले से को फैसला किया था या उस पर गौर किया था कि एक रैली निकाली जा सकती है पिंडी से इस्लामाबाद तक या फैज़ाबाद से लेकर लियाकत बाग तक। इस किस्म का उनका कोई प्लान था, कोई रैली निकालने पर वो गौर व फिक्र कर रहे थे। लेकिन हतमी तौर पर अभी कोई चीज़ तय नहीं थी कि रैली निकालनी है या नहीं निकालनी, क्योंकि इमरान खान साहब का शेड्यूल वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर उन्होंने 20 हलकों के अंदर जाकर जलसे करने हैं जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इस दौरान उनके शेड्यूल के अंदर किसी किस्म की रैली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके सर पर भी इस वक्त मुकदमात की तलवार लटक रही है। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने एक नमूस रसालत रैली निकाली थी और उससे खिताब करते हुए इस बात का इजहार कर दिया, बल्कि ऐलान कर दिया कि जनाब इमरान खान साहब बहुत जल्द एक रैली निकालने जा रहे हैं और वो इस रैली की क़यादत करेंगे फैज़ाबाद से। और उसके बाद ये रैली फैज़ाबाद से जाएगी इस्लामाबाद। अब आजकल आपको पता है कि जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तपी हुई है और इंतज़ामिया ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब जिस हद तक गर्म है, इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए रैली निकालना और रैली लेकर इस्लामाबाद जाना, और फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने तो यही कहना है कि मैं रैली लेके आ रहा हूँ, मैंने डी चौक आना है। तो डी चौक पे तो अब जाने के तमाम रास्ते बंद हो चुके होंगे या बंद हो जाएंगे। ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के लिए रैली निकालना और शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से इसका अज़ खुद ऐलान करना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा कौन सा मामला है जिसके ऊपर परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान को शेख रशीद अहमद साहब को डांट दिया और उनसे कहा मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। शेख रशीद अहमद ने खुद इस बात की तस्दीक भी कर दी कि परवेज़ खटक ने मुझे कहा कि यार कोई खौफ करो खुदा का, हर वक्त मेरा जिक्र ना लिया करो, ये कौन सा मामला ये आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है और उसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। और ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश नहीं की जा रही, बल्कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास के ख़िलाफ़ पेश की जा रही है। और हुक्मरान इत्तेहाद ने इसके लिए मुकम्मल तौर पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और बहुत जल्द, यानी अब चंद दिनों के अंदर ही ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। लेकिन सरदार तनवीर अलियास साहब जिस वक्त से पॉलिटिक्स में आए हैं उस वक्त से ही मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा रहे हैं और मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ उनका पीछा करती रही। जिस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ पर उस वक्त के एक अखबार के अंदर खबर शाया होगी कि जनाब सरदार तनवीर अलियास साहब ने वज़ीर आज़म बनने के लिए किसी हसास इदारे की शख्सियत को अच्छा खासा पैसा खिलाया है, उसको ब्राइब किया है और ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ उनको दिए हैं कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म बना दो। फिर इस खबर के शाया होने के बाद आला तरीन सतह पर इसका नोटिस लिया गया और हसास इदारे की उस शख्सियत का तबादला कर दिया गया और वहाँ पर फिर किसी नई शख्सियत को वहाँ पर तैनात किया गया। इलेक्शन से पहले उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी चल रही थी और वो हरासानी का केस था उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने किसी नौजवान के साथ को हरासा करने की कोशिश की थी और उसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था एडिशनल सेशन जज ने। और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर FIA की तरफ से एक इंक्वायरी की गई थी जिसमें यह कहा गया था उनके मोबाइल की फोरेंसिक जांच करने के बाद कि ये जो हरासानी का जो मटीरियल है ये सरदार तनवीर अलियास के मोबाइल से ही पेश किया गया। अब जो है वो ताज़ा तरीन कुछ इस मामले में डेवलपमेंट्स हुई हैं और
एकदम से कुछ खबरें आई हैं सामने। उसमें ये खबर आई है कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनकी रिहाइशगाह में कोई शख्स दाखिल हो गया आधी रात को तकरीबन 2 बजे के करीब, और ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एक अपनी सिक्योरिटी होती है, और उस सिक्योरिटी को ब्रीच अगर कर दिया जाए, बंदा बेडरूम तक पहुंच जाए और ऐसी शख्सियत के बेडरूम तक पहुंच जाए जिसके मोबाइल का फोरेंसिक हुआ हो, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की सेशन कोर्ट की तरफ से आर्डर हो चुका हो, तो फिर यकीनी तौर पर मामला तो बहुत ज़्यादा संगीन हो जाता है। और फिर इस संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए सख्त तरीन कार्रवाई की गई है, और जो मुख्तलिफ आला अफसरान हैं उनका तबादला किया गया है, सिक्योरिटी को रिविज़िट किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़े के बारे में जो खबरें शाया हुई, इसका एक हल्की सी झलक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये झलक जो है ये आज़ाद कश्मीर के किसी अखबार ने के हवाले से ये कटिंग नहीं है, बल्कि ये हुकूमत के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी इमरान खान साहब के पसंदीदा चैनल ARY की तरफ से इस वाक़े के ऊपर जारी की गई खबर के स्क्रीनशॉट्स हैं, जो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। और ये खबर जब शाया होती है, जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी है, तो ये जब खबर शाया होती है तो फिर उसके बाद वहाँ पर भी हटो बच्चो शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है। और फिर तर्जुमान वज़ीर आज़म जो हैं वो कारकुनों के ज़रिए 2 सहाफ़ी, जिनमें रोज़नामा जद्दोजहद के एडिटर हारिस कदीर और एक दूसरे जर्नलिस्ट हैं आसिफ अशरफ, उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात 13 कारकुनों की तरफ से दर्ज कराए जाते हैं आज़ाद कश्मीर भर के मुख्तलिफ़ थानों में, और उन्हें रॉ का एजेंट करार दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जनाब इनके ऊपर सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इसके अंदर भी इन्हीं का कोई इम्पोर्टेंट किरदार हो सकता है। अब तर्जुमान वज़ीर आज़म की तरफ से आज़ाद कश्मीर का ये बताया जा रहा है कि वाक़े की आला सतही तहकीकात हो रही है, और SSP मुज़फ़्फ़राबाद यासीन बेग इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। ताहम उनका कहना था कि इस वाक़े के ताने बाने भारत से मिलते हैं, रावला कोर्ट से गिरफ्तारियां होंगी और असल हक़ायक़ सामने आएंगे। अब ये जो असल हक़ायक़ हैं ये तो ARY अपने सामने ले आया, जिसमें ये कहा गया है, जिस खबर के मैंने भी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे, उसके अंदर ये बात कही गई है कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो वज़ीर आज़म हैं, वो उनके बेडरूम के अंदर कोई और शख्सियत उनके साथ मौजूद थी, मर्द शख्सियत, और वो जो कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में थे, और जब उन्होंने देखा कि हमें देख लिया गया है, तो फिर उसके बाद ये सारे का सारा अगला ड्रामा शुरू हुआ, और फिर वो अखबार जिसके अंदर ये खबर शाया हुई उसको रॉ का एजेंट करार दिया गया, और ये भी इस वक्त इमरान खान साहब की एक ATM हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल से पहले जो इजलास हुआ था परसों रात को, ये जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद उसकी क़यादत का, उसमें भी इस बात का फ़ैसला कर लिया गया था कि अब हमने सरदार तनवीर इलियास साहब की छुट्टी करनी है, इनको घर भेजना है, क्योंकि वहाँ पर भी नंबर गेम बहुत ज़्यादा थोड़ी है। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं 12 MLAs, 7 हैं मुस्लिम लीग नून के और 2 हैं आज़ाद, ये मिला के को तकरीबन बन जाते हैं 21 के करीब। और यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद के लिए जो नंबर्स दरकार हैं वो हैं 27 या 27 होंगे, तो सरदार तनवीर इलियास साहब फारग हो जाएंगे। अब ख़बर ये आ रही है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म रहे थे, जिनके नाम का कुर्रा निकाला गया था ऐन को चेक करके और फिर हल्का नंबर चेक करके, फिर ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर आया था, वकार सती साहब ने पूरी इसके ऊपर एक वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पर उस वक़्त शेयर की थी। अच्छा, उस पे ये पता चला है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं इनके अब राब्ते हो गए हैं हुक्मरान इत्तेहाद के पाकिस्तान में, और इनके पास इनका दावा है कि मेरे पास 8 अरकान मौजूद हैं जो इस तहरीक अदम एतमाद में मेरा साथ देंगे, लिहाजा ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। और इस तरह अगर ये 8 अरकान अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ले आते हैं तो फिर ये कम्प्रीहेंसिवली बड़ी आसानी के साथ सरदार तनवीर इलियास साहब को घर भेजा जा सकता है, उनकी छुट्टी कराई जा सकती है, और उसके बाद फिर यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस की साफ़ सुथराई और उसकी पाकी नापाकी ख़त्म करने के अमल का भी आगाज़ होगा, क्योंकि ये भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो चुका है, इसका सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से PTI ने इस बात का सद्देबाब करना है कि शेख रशीद साहब को किस तरीके से हटाया जाए, इस बात से मना किया जाए कि जनाब वो हर एक बात आकर मीडिया पे ना कर दे, इसी तरीके से
یہ بات بھی ضروری ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کی دست برد سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو بچایا جائے۔ خیر، جو اصل ایشو ہے وہ ہے پرویز خٹک صاحب کا اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے کیے جانے والے اعلانات کا۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے لیے، اور ان رابطوں کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ جا کے ان سے بات کریں، لیکن وہ بات چیت ہو نہیں سکی۔ اس میں سے شوکت ترین صاحب تھے، اس میں فواد چودھری صاحب تھے، وہ معاملہ بن نہیں سکا۔ اچھا، اسی دوران شیخ رشید احمد صاحب کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب جو اب کمیٹی بنا رہے ہیں نئی، اس کے اندر شیخ رشید کو شامل کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا، جس کا اظہار خود شیخ رشید احمد صاحب نے اس خواہش کا اظہار میڈیا سے اپنی گفتگو کے اندر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرانے کے لیے رول پلے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے گھاس نہیں ڈالی، اور یہ جو ذمہ داری ہے اس کو دے دیا گیا پرویز خٹک صاحب کو کہ جناب پرویز خٹک صاحب جا کے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کریں گے، اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اور پھر پرویز خٹک صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی ہوئے، ملاقاتیں بھی ہوئیں، پیغامات کا تبادلہ بھی ہوا، مختلف اس میں پیش رفت ہوئی، اور لیکن عمران خان صاحب کی جلد بازی کی وجہ سے جو انہوں نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا، اس کی وجہ سے وہ اس وقت یہ معاملات پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے۔ ادروائز اگر عمران خان صاحب 2-4 دن صبر کر لیتے، مزید 30 مئی تک اگر صبر کر لیتے، ہو سکتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ اب جو ہے شیخ رشید صاحب، انہوں نے ماضی کے اندر کچھ 2-3 ٹیلی ویژن انٹرویوز کے اندر باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کر دیا کہ پرویز خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بیہاف پر عمران خان صاحب کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی مصروف ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان ملاقاتوں کے اندر، ان رابطوں کے اندر، ان بات چیت کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی میرے علم میں ہیں۔ اچھا، جب یہ چیزیں میڈیا پر آ جاتی ہیں، جب شیخ رشید جیسا اسٹیچر کا آدمی آ کر یہ بات کرتا ہے، تو پھر یقینی طور پر اس کے اوپر گفتگو کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور فریق مخالف اس کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے یار فلاں بندہ اس وقت رابطے میں ہے، اور پھر اس کا جو کاؤنٹر کرنے کی ایک اسٹریٹجی بن جاتی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ شیخ رشید صاحب سے کہا ہلکے پھلکے کہ یار یہ پرویز خٹک کے معاملات میں مداخلت نہ کرو، یہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اور اس وقت شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا ہاں جی اوکے ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی وہ وقت تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب بھی بہت زیادہ تپے ہوئے تھے شیخ رشید احمد صاحب پر، اور انہوں نے برملا ایک اجلاس کے اندر جو پشاور میں ہوا تھا چیف منسٹر ہاؤس میں، وہاں پر اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ یار اس کو منع کریں، یہ ہمارے معاملات کے اندر بہت زیادہ مداخلت کر رہا ہے، اور ہمارے اندر کی باتیں باہر جا کر اپنے لیے صرف میڈیا اٹینشن لینے کے لیے یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کا ہمیں نیگیٹو اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ اچھا، یہ والی جب صورتحال ہوئی تو عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کچھ فاصلہ بھی اختیار کر لیا، لیکن شیخ رشید صاحب ابھی ریسنٹلی دوبارہ میڈیا پر ان بھی ہو گئے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن بھی بن گئے، اور خاص طور پر جب عمران خان صاحب آئے پشاور سے بنی گالا، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے جو کور کمیٹی کا اجلاس کیا، وہ کور کمیٹی کا اجلاس ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی شیخ رشید احمد صاحب یوں نیچے اترے ہیں، نیچے آ کر انہوں نے سارے کور کمیٹی کے فیصلوں کا اعلان کر دیا، جس پر پھر شاہ محمود قریشی صاحب گرم بھی ہو گئے، یار یہ کیا مذاق ہے۔ یہ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی اگر نمائندگی کرنی ہے شیخ رشید صاحب نے، تو پھر ہمیں آپ چھٹی دیتے۔ انہوں نے بڑا احتجاج کیا، اسی چکر کے اندر ایک انٹرویو دیا شیخ رشید احمد صاحب نے 24 کو، پھر انہوں نے انٹرویو دیا دنیا ٹی وی کو، کامران شاہد صاحب کو۔ اچھا، اس ٹی وی انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ پرویز خٹک صاحب رابطے میں بھی ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کی کچھ پیش رفت بھی ہو گئی ہے، اور مجھے سارا علم ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بھائی آپ نے سارا کچھ کہہ دیا، اب اس سے زیادہ آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ جس پر پرویز خٹک صاحب بہت زیادہ ناراض بھی ہوئے، اور انہوں نے شیخ رشید احمد کو فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی بس انف از انف، بعد آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ، اور اگر میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو میں تمہیں دوبارہ کسی پارٹی اجلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ فون کال آنے کی اور پرویز خٹک کی طرف سے یہ بات کہنے کی کہ یہ آپ میرے حوالے سے میڈیا پر جا کے گفتگو نہ کریں، اس کا اعتراف بھی خود شیخ رشید احمد صاحب نے دنیا ٹی وی پہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں کیا۔ انہوں نے کہا یار پرویز خٹک نے بھی مجھے یہ بات کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب ایک ڈیلیبریٹ پروجیکٹ کے تحت، ایک ڈیلیبریٹ سوچ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کو لیک کر رہے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ لیک کیوں کر رہے ہیں، یا
اب وہ جو عمران خان صاحب سے چاہتے ہیں، عمران خان صاحب ابھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا عمران خان صاحب سے شیخ رشید احمد صاحب دور ہونے کا کوئی بہانہ چاہ رہے ہیں، جو صرف اور صرف اسی صورت میں ان کو مل سکتا ہے جب پی ٹی آئی کی طرف سے تمام قیادت ایک طرف ہو جائے اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے شیخ رشید احمد سے ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، اب تیرے راستے وہ ہیں، میرے راستے وہ ہیں، تاکہ شیخ رشید احمد صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنی نئی پولیٹیکل پوزیشننگ کے لیے کچھ گنجائش مل جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب اپنے لیے کچھ فیوچر کے اندر نئی پولیٹیکل گنجائش تلاش کرنے کی اس وقت مہم پر ہیں، اور اسی مہم کے تحت وہ اپنا جو ہے اگلا منصوبہ اس کو اب ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ منصوبہ اب کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔